हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीडीबी की क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए, और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें मैं सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। कल मैंने हिंदी की एक पीडीएफ अपलोड की थी। उसका टॉपिक का नाम था आपका अधिगम और अर्जन। ठीक है, तो अधिगम और अर्जन की मैंने एक पीडीएफ, अधिगम और अर्जन, ठीक है, तो इसकी एक पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है। तो आप लोग वहाँ से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी ही आपको हिंदी की क्लास भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्लास को शुरू करते हैं, और क्लास के तुरंत बाद आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाती है टेलीग्राम चैनल पर। तो आप लोग वहाँ से जाकर टेलीग्राम पे से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 आज के सेशन का कहता है कि निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षमता का आकलन संभव नहीं है। ठीक है, सीटेट में जब भी आपके लिए ऑप्शन नहीं क्वेश्चन नहीं का देगा, निगेटिव पूछेगा, तो आप लोग उस पर क्या करेंगे, सर्किल कर लेंगे। इससे क्या होता है ना, जब आप सर्किल नहीं करेंगे तो जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे जो आपको पॉजिटिव दिखेगा तुरंत आप उस पर टिक कर देंगे। तो कहता है आकलन का संभव नहीं ये बताना है। कहता है कि अर्जित ज्ञान से संगत तथ्य का चयन करना। यह कहता है कि स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों स्तरों पर समस्या को समझना। तीसरा कहता है कि शिक्षार्थी का भाषण कौशल। यह कहता है चौथा, समस्या और मुद्दे के प्रति आंतरिक अभिवृत्ति का प्रदर्शन करना। आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर कंप्लीट लिखेंगे, ना कि ऑप्शन लिखेंगे 1 2 3। ठीक है, अगर आप पूरा आंसर लिखेंगे तो आपको क्या होगा बेनिफिट, कि आपको आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लिखने से याद हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में आप लोग ज़रूर बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, तो निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा शिक्षार्थी की क्या होता है कि भाषण कौशलता क्षमता का क्या होता है, आकलन संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है ये बताना है बेटा। क्योंकि निबंधात्मक प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि बच्चों का अपनी भाषाओं में लिखने का परीक्षण करना होता है। ठीक है, क्या होता है, लिखने का परीक्षण करना। तो कहता है कि अर्जित ज्ञान से संगत तथ्य का चयन करना। ये हमारा उत्तर नहीं है। इसमें पूछा है कि कौन सा नहीं है, ये उत्तर हमारा नहीं होगा क्योंकि ये सही है, हमसे नहीं वाला पूछा है। कहता है स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों स्तरों पर समस्या को समझना। ये उत्तर सही है, लेकिन हमारा नहीं होगा क्योंकि हमसे नहीं पूछा है। शिक्षार्थी का भाषण कौशल, बिल्कुल भाषण कौशल हमारा उत्तर हो जाएगा। चौथा कहता है कि समस्या और मुद्दे के प्रति आंतरिक अभिवृत्ति का प्रदर्शन करना। ये भी ऑप्शन ठीक है, लेकिन उत्तर हमारा ये नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है। कहता है शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद रखते हैं, सतर्क हैं और तुरंत उत्तर देते हैं तथा बारीकी से अवलोकन करते हैं। तीसरा कहता है कि त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं। देखो, अब एक बार इसका एक्सप्लेनेशन आप सुनते रहिए और आप कमेंट सेक्शन में आंसर देते रहिए। कहता है कि वे छात्र जिसकी मानसिक आयु अपनी आयु वर्ग के अनुपात में औसत से क्या होती है, बालकों से क्या होती है बेटा, अधिक होती है। क्या बोला मैंने, फिर से सुन लीजिए। वे छात्र जिसकी मानसिक आयु, ठीक है, मेंटल एज, अपनी आयु जो उन्हीं के आयु वर्ग के अनुपात में औसत बालकों से अधिक होती है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रतिभाशाली छात्र बोलते हैं। ठीक है, प्रतिभाशाली छात्र की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। ठीक है, इन छात्रों में क्या होता है कि शीघ्रता से सीखने, याद करने, एकाग्र एवं सतर्क रहने, तुरंत उत्तर देने, किसी भी समस्या या घटना का बारीकी से अवलोकन करने एवं त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करने आदि की योग्यता होती है। तो ऐसे छात्रों की ज्ञानेंद्रियां प्रखर एवं व्यवहार प्रायः क्या होते हैं, मिलनसार होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं। कहता है शीघ्रता से सीखते हैं, बिल्कुल शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद रखते हैं, सतर्क रहते हैं, तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं, त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं। यानी कि अब 3 उत्तर तो आप लगाएंगे नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि कक्ष में दृश्य श्रव्य सामग्री के, जब भी आपको दृश्य श्रव्य सामग्री देखे तो हमें कैसा ऑप्शन देखना है, जिसमें सबसे अधिक ज्ञानेंद्रियां हमारी क्या होती हैं, काम में आती हैं। ठीक है, कहता है कि कक्ष में दृश्य श्रव्य सामग्री के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, कहता है कि ये सामग्री शिक्षार्थियों की रुचियों को उत्तेजित करती है। इन सामग्रियों को कक्षीय शिक्षण के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है।
ये सामग्रियाँ मंदबुद्धि शिक्षार्थियों में अधिगम को सुलभ बनाती हैं। कहता है कि इन सामग्रियों के प्रयोग से शिक्षण कार्य सरल हो जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, मैं ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोग सुनते रहिए। देखो, कक्ष में दृश्य श्रव्य सामग्री को कक्षीय शिक्षण के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमसे पूछा है असत्य कथन बताना है। हमें क्या बताना है? असत्य कथन बताना है। ठीक है, दृश्य श्रव्य सामग्री का तात्पर्य शिक्षण के उन साधनों से है जिनके प्रयोग से बालकों की देखने सुनने संबंधी ज्ञानेंद्रियाँ, देखो सुनने देखने आ गया, टच करने, यानी कि अधिकतम ज्ञानेंद्रियाँ क्या होती हैं? सक्रिय हो जाती हैं, और वे पाठ के सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा कठिन से कठिन भावों को सरलतापूर्वक सक्षम पाते हैं। इसके अंतर्गत सिनेमा, वृत्तचित्र, दूरदर्शन, नाटक इत्यादि आते हैं। तो फिलहाल हमसे उसने पूछा है कि कौन सा उत्तर गलत है, हमें उत्तर गलत वाला बताना है। देखो, ये सामग्रियाँ शिक्षार्थियों को रुचियों को उत्तेजित करती हैं, बिल्कुल ये ऑप्शन हमारा ठीक है, लेकिन उत्तर नहीं होगा, हमसे नेगेटिव वाला पूछा। कहता है कि ये सामग्रियाँ मंदबुद्धि शिक्षार्थियों में अधिगम को सुलभ बनाती हैं, बिल्कुल जो मंदबुद्धि बालक हैं उनसे सुलभ बनाती हैं, लेकिन ये भी उत्तर सही है, हमारा उत्तर नहीं होगा, गलत पूछा है। फिर कहता है कि इन सामग्रियों के प्रयोग से शिक्षा कार्य सरल हो जाता है, बिल्कुल दृश्य श्रव्य का जब हम प्रयोग करते हैं तो शिक्षा सरल हो जाता है, लेकिन उत्तर हमारा ये नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव पूछा है। कहता है कि इन सामग्रियों को कक्षीय शिक्षण के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, यही ऑप्शन आपका गलत है। ये कहता है कि प्रयोग किया जा सकता है, जबकि प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा आपका दूसरा। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। ये उदाहरण किस ओर संकेत करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। यानी कि वो कह रहा है कि सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने से पहले, यानी कि पकड़ना सीखने से पहले बड़ी चीज़ को पकड़ना सीख लिया है उसने। तो ये उदाहरण किसकी ओर संकेत करता है? विकास एक आयामी होता है, विकास की दिशा शीर्षगामी होती है, विकास की दिशा अधोगामी होती है, या विकास का क्रम अनिश्चित होता है। तो 14 का आंसर दीजिए आप लोग। देखो, सना द्वारा कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीखना, विकास की दिशा कैसी होती है? किसको प्रदर्शित करता है? अधोगामी। किसको? अधोगामी को संकेत करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देखो, विकास एक आयामी नहीं होता, बहुआयामी होता है। ठीक है, विकास सर से पैर की ओर होता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड नहीं है। शीर्षगामी का मतलब होता है विकास सर से पैर की ओर होता है, सर से पैर की ओर होता है, लेकिन ये हमारा उत्तर नहीं है। विकास की दिशा अधोगामी होती है, बिल्कुल यही हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि पहले हम बड़ी चीज़ पकड़ना सीखते हैं, उसके बाद हम छोटी चीज़ पकड़ना सीखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना निम्न में से क्या है? कहता है कि केवल विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमताओं का आकलन करने में प्रासंगिक है। कहता है कि शिक्षण प्रक्रिया में केवल शिक्षक की दक्षता का पता लगाने के लिए प्रासंगिक है, शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक है। चौथा है शिक्षण या सीखने से संबंधित किसी भी क्षेत्र के लिए प्रासंगिक नहीं है। तो क्वेश्चन हमारा कहता है कि शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना, जो शैक्षणिक कार्य चल रहा है इसमें जो बच्चे गलतियां कर रहे हैं निम्न में से क्या है? देखो, एक बात समझ लो कि बच्चे जब गलती करते हैं तो वो क्या होती हैं? अधिगम का हिस्सा होती हैं। क्या होती हैं? अधिगम का हिस्सा होती हैं। आपको बस ये याद रखना है। ठीक है, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन बने जब बच्चे गलती कर रहे हैं तो ऑप्शन में बहुत सी चीज़ें दे रखी होंगी कि हमें मारेंगे, उन्हें बाहर निकाल देंगे, उन्हें बेंच पर खड़ा कर देंगे। बेटा, ऐसा कुछ नहीं करना है। अधिगम जो गलतियाँ होती हैं बच्चों की क्या होती हैं? अधिगम का एक हिस्सा होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? अधिगम का हिस्सा होती हैं। कुछ टैग वर्ड मैंने पहली वीडियो में आपको बताए थे कि जहाँ पर भी आपको केवल दिख जाए, कहता है कि केवल विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमताओं के आकलन का प्रासंगिक करना, ऐसा नहीं है। शिक्षण प्रक्रिया में केवल शिक्षक की ही दक्षता का पता लगाना, ऐसा नहीं है। फिर कहता है कि
शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक है। बिल्कुल, ये शिक्षण को समझने के लिए प्रासंगिक है, मानी कि अधिगम का एक हिस्सा है ये। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, त्रुटियाँ क्या होती हैं बच्चों की, अधिगम का क्या होती हैं बेटा, हिस्सा होती हैं। ठीक है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। कहता है कि स्कूलन है। स्कूलन है क्या, ये बताना है आपको। ठीक है, तो स्कूलन के बारे में भी मैं बताता हूँ। कहता है ऐसी प्रक्रिया है जिसमें चेतन, देखो ऑप्शन इसके बहुत बड़े हैं, मैं एक बार स्कूलन के बारे में बताता हूँ आपको। कहता है स्कूलन वे प्रक्रिया है, क्या कहता है कि स्कूलन क्या है, स्कूलन एक बेटा ऐसी प्रक्रिया है जिसमें होता क्या है, जिसमें चेतन रूप में मूल्य, ज्ञान हो गया तथा कौशलों को बच्चों में एक औपचारिक स्थिति की रूपरेखा के अंतर्गत प्रदान करने का प्रयत्न किया जाता है। स्कूल हमारी शिक्षा का एक क्या है बेटा, अंग मात्र है। विद्यालयों द्वारा कुछ ऐसे विशेष विषय क्षेत्रों में सुविचारित एवं क्रमबद्ध प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जो अन्य लोगों की जीवन प्रक्रिया या अनुभवों द्वारा प्राप्त न किया जा सके। तो स्कूलन समझ गए। अब हम ऑप्शन की ओर आते हैं। देखो कहता है कि स्कूलन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें चेतन रूप में मूल्य, ज्ञान तथा कौशलों को बच्चों में एक औपचारिक स्थिति की रूपरेखा के अंतर्गत प्रदान करने का प्रयत्न किया जाता है। बिल्कुल यही मैंने अभी आपसे बोला था, तो यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को निर्देशित, कहता है कि नहीं करता है। बस ये याद रखना है, कहता है कि नहीं करता है। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। देखो कहता है ऑप्शन में कि ये मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। कहता है बोधात्मक, मनोप्रेरक और भाषात्मक कौशलों के विकास में सहायक है। सीखने की प्रक्रिया पर बल देना और याद रखने पर बल नहीं देना। अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया को छात्र केंद्रित कार्यकलाप बनाना। तो 17 का हम बढ़ते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है ये समझते हैं। देखो सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ होता है छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली से है, जिसमें छात्रों के विकास के सभी पक्ष शामिल होते हैं, है ना। ये एक बच्चे की विकास की क्या है, प्रक्रिया है। ठीक है, जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है बच्चों के विकास की एक प्रक्रिया है जिसमें दोहरे उद्देश्यों पर बल दिया जाता है और अधिगम मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। क्या किया जाता है, शिक्षा प्राप्ति के बाद। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि का उल्लेख करती है। बिल्कुल हार्वर्ड गार्डनर ने बेटा कई बुद्धि दी हैं जिसमें से हमें तार्किक गणितीय बुद्धि का बारे में उल्लेख करना है। कहता है कि मानवीय अस्तित्व के मामलों पर सोचने का सामर्थ्य व संवेदनशीलता, ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशीलता, स्थानों के पैटर्न को पहचानने व उनमें फेरबदल करने की क्षमता। कहता है कि समस्याओं की तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने व मामलों की वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करने की क्षमता। 18 को बताना है। देखो समस्याओं के तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने व मामलों की वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करने की क्षमता हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि का उल्लेख करती है बेटा। ठीक है, तो जो गणितीय बुद्धि होती है तार्किक सोच को आगे बढ़ाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है। कहता है इनमें से ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की क्या करता है, सहायता करता है। कहता है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, देखो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत हमारा किसने दिया है बेटा, कोहलर ने दिया है। किसने दिया है, कोहलर। ठीक, त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत किसने दिया है, आपका थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है बेटा, अनुकरण का सिद्धांत स्किनर ने दिया है। ठीक, तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहता क्या है, ठीक ये समझ लेते हैं। तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत ये कहता है कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत हमारा ये कहता है कि
कि अचानक ही हल ढूंढ लेना क्या कहलाता है? सूझ या अंतर्दृष्टि कहलाता है। क्या कहलाता है? सूझ या अंतर्दृष्टि कहलाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे वाले में। तो अचानक, इस क्वेश्चन में अचानक की बात तो हो ही नहीं रही है कि अचानक ही हल ढूंढ लेना है। वो तो ये कह रहा है कि व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है। इसके बारे में यानी कि ये वाला उत्तर तो हमारा हो नहीं सकता, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? अंतर्दृष्टि का मतलब होता है कि अचानक ही हल ढूंढ लेना। अंतर्दृष्टि या सूझ कहलाता है। इसे और क्या बोलते हैं? हम सूझ बोलते हैं। ठीक है, अब प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। थॉर्नडाइक का त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत क्या कहता है कि शिक्षक को विद्यार्थी के व्यवहार में उचित परिवर्तन लाने एवं उन्हें दिशा प्रदान करने में सहायता करता है। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत से क्या होता है कि शिक्षक विद्यार्थियों की गलतियों को बार बार अभ्यास के माध्यम से सुधार कर सकता है। साथ ही में क्या करता है? दोहराने की प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार को एक नई दिशा भी दे सकता है। तो फिलहाल हमारा ऑप्शन हो जाएगा 19 का बी, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आंसर दीजिए और लास्ट में ज़रूर बताइए कितना स्कोर आपने किया है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी कहता है कि नहीं है। ठीक है, कौन सी रणनीति, ये बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी रणनीति है चारों ऑप्शन में से जो व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है। कहता है अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार पर विचार करना, मतभेदों को पहचानने और सम्मान करने में, विविध शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग करें और छात्रों की कमियों को पहचानें और उन्हें ठीक करें। तो कहता है कि कौन सा नहीं है, ये बताना है। ठीक है, देखो, छात्रों की कमियों को पहचानने और उन्हें ठीक करें, ये रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए क्या है? प्रभावी नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं नज़र नहीं आ रहा है कि छात्रों की कमियों को पहचानें और उन्हें ठीक करें। यानी कि यहाँ पे छात्रों की बात कर रही है, यानी कि ये वो कहना चाह रहा है कि यहाँ पे कोई भी मतभेद नहीं किया गया है ना। इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है, क्योंकि एक छात्र में विभिन्न स्तरों पर कमियां हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती हैं, सब में अलग अलग कमियां भी हो सकती हैं, जिन्हें पूर्ण रूप से कक्षा में नियंत्रित नहीं किया जा सकता है ना। इसके साथ ही इसके माध्यम से व्यक्तिगत मतभेदों को भी पूर्णतः ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।